हम लोग का रिफॉर्म आइडिया सबसे पहला है कि आप वो प्रॉमिस कर दो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की वो 41% 50% हो जाएगा। हम्म। तो यह एक बार कर दोगे तो फिर मुद्दा ही नहीं रहेगा, हर राज्य के साथ ज्यादा पैसा होगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो राज्य की टोटल बजट है वो 5% पूरा जो रेवेन्यू पूल है वो बढ़ जाएगा। मतलब इसका आंकड़ों में देखें तो ये 2.25 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं 80% कर्नाटका के आज के एक्सपेंडिचर बजट का। तो आप कर्नाटक 80% कर्नाटका का एक नया राज्य की राशि खड़ी कर रहे हैं इस और ये लगता है बहुत रेडिकल है, 42% से 52% कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन ये जैसा आप कह रहे थे सौरभ, खुद जो अभी के पीएम हैं जब वो सीएम थे उन्होंने यही मांग रखी थी। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की मेन आर्ग्यूमेंट हमेशा यही रही है कि हमारे पास ऑलरेडी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हम बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू भी पैसा देते हैं, राइट? तो वो उन्होंने वो सारे कमिटमेंट्स दिए हुए हैं ना, तो अगर खुद अपने पास पैसा कम रखेंगे तो फिर वो सारी स्कीम्स कैसे चलेगी? अगर आप सोचो कि कोई भी स्कीम बंद कर दी जाएगी तो फिर पॉलिटिकली कैसा लगेगा कि मैं तो बोलूंगा क्रांतिकारी है कि दोनों होने चाहिए, 50 भी करना चाहिए और सेस भी डिवाइड करना हाँ चाहिए। ये क्या बात वैसे है, एक एक करके कैसे हो रहा है? हाँ हाँ वैसे स्टेट्स ने यही डिमांड रखी हुई है, जो हाँ। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो स्टेट्स ने बेसिकली यही मांगा है कि हम्म। सरचार्ज भी हमें दो और फिर उसे 50-50 डिवाइड करो। बिल्कुल बढ़िया। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। प्रणय, ख्याति तुम बताओ क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। कुछ दिन पहले बजट आया था और उसके बारे में बिहार और आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल कंसेशंस काफी सारे मिले थे, उसके रिलेटेड काफी सारी बातें हो रही थी। तो प्रणय ने इस पे एक अपना आर्टिकल, उनके पास कुछ और आइडियाज भी हैं और इस विषय पे वो काफी बार लिखते रहे हैं। तो क्यों ना प्रणय आज हमें कुछ और ज्ञान दिया जाए इस विषय पे। हाँ, इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए और हमारे यूट्यूब लिसनर्स और वॉचर्स जो हैं उनसे बात करना चाहता था। क्योंकि जैसे हम लोगों ने उजैर के साथ जब एक एपिसोड किया था तब भी बात उभर के आई थी कि काफी लोग यूट्यूब पे कंज्यूम करते हैं कंटेंट, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो एक ये बात है कि वीडियो जो मीडियम है वो काफी अटेंशन हंग्री होता है, आपका काफी ध्यान खींच लेता है। तो हम लोग तो पॉडकास्ट और ऑडियो पॉडकास्ट के फैन रहे हैं। और अब जो क्योंकि गूगल पॉडकास्ट बंद हो गया है, काफी श्रोता हमें लिख के अक्सर बोलते हैं कि हम लोग कौन सा ऐप इस्तेमाल करें। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस है, पहले वो झटपट से बता देते हैं हमारे श्रोताओं को और फिर हमारे मुख्य विषय की ओर रुख करते हैं। तो सौरभ, आपने कोई पॉडकास्ट ऐप, आप कौन सा पॉडकास्ट ऐप इस्तेमाल करते हैं? तो मैं तो एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पॉकेट कास्ट के लिए काफ़ी लोगों ने तारीफ करी है कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो पॉकेट कास्ट यूज़ कर सकते हैं। और आजकल रिसेंटली मुझे ख्याति बता रही थी कि क्योंकि हम सबस्टैक पे हैं तो इधर उधर क्यों जाएं, आप सबस्टैक पे हमको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके ईमेल पे आ जाएगा या फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सबस्टैक ऐप पे भी। दोनों तरह से सुन सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ईमेल से सुन लीजिए पॉडकास्ट। या फिर अगर इंस्टॉल कर रखा है तो उसके थ्रू भी सुन सकते हैं। तो काफी सारे इलाज हैं इस चीज के, और अलग अलग तरीके के हैं। आप फोन को उठा करके पॉकेट में रख सकते हैं, घूमते हुए सुन सकते हैं, ड्राइव करते हुए, मेट्रो में, बस में, कहीं पर भी आप आसानी से सुन सकते हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल। और बट ऑडियो ऑडियो मीडियम का क्या फायदा है प्रणय? आपको क्या लगता है कि, क्योंकि हम बहुत ऑडियो हैवी है, हम वीडियो के रिलेटेड तो ये हम काफी बेसिक चीजें करते हैं, तो ऑडियो का क्या फायदा है वीडियो के कंपैरिजन में? हाँ, नहीं, मुझे तो यही लगता है क्योंकि एक अच्छी दूसरी एक्टिविटी होती है ये पॉडकास्ट सुनना। क्योंकि आप हमारे कई कई श्रोता काफी बिजी लोग होंगे, एक काफी व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, तो हम लोग उनका टाइम खाना नहीं चाहते। तो आप हमें इतना टाइम मत दीजिए कि 1 घंटा हमें, और हमारा चेहरा भी वैसे भी पॉडकास्ट के लिए बना हुआ है, ऑडियो मीडियम के लिए, उसको देखने का कोई फायदा है नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप सुने हमें। आप अपने व्यस्त जीवन में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस समय का एक सेकेंड एक्टिविटी है कि आप ऑडियो सुने। और उससे मैं तो काफी यूज करता हूँ, मतलब पॉडकास्ट से मैं थोड़ा एडिक्ट हो चुका हूँ। मैं कुछ भी मतलब, एक वैसे अच्छा ऐप है पॉडकास्ट एडिक्ट, वो भी बहुत अच्छा ऐप है। तो अच्छा। मैं ड्राइव करते समय या एक्सरसाइज करते समय, डिश वॉशर भरते समय, खाना बनाते समय
कोई ना कोई पॉडकास्ट सुनते रहता हूँ। तो अच्छा रहता है, मतलब मैं इतना समय नहीं देना चाहता कि मैं 1-2 घंटा सिर्फ वीडियो देखूं, तो इसलिए मुझे लगता है। और इस प्रक्रिया से मेरी ज्ञान वृद्धि तो बहुत हुई है। पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और नई नई किताबें पता पड़ती है, नए नए लोग पता पड़ते हैं, और इतना समय भी देना नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे तो ऑडियो मीडियम ज्यादा पसंद है यूट्यूब से। मैं कई बार मैंने कोशिश की है कि यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम कर पाऊँ, मैंने कई सब्सक्राइब किए भी हैं चैनल्स को, लेकिन हो नहीं पाता है। देख, मुझे नहीं, भी मुझे अच्छा लगता लगता है है। कि जेब में पड़ा रहे और आप सुनते रहो, तो और कुछ और करते हम्म। रहो, खासकर वॉक करते समय वगैरह काफी अच्छा, अच्छी चीजें करने के लिए। हाँ, नहीं, मुझे मुझे भी यही लगता है कि ऑडियो उस प्रकार के मीडियम के लिए अच्छा है जहाँ लंबी बातें हो रही है, लंबा कॉन्वर्जेशन है। तो आई थिंक उस हिसाब से पॉडकास्ट का एक अलग फ्लेवर होता है। जब अगर आप वीडियो देखते हो तो आप सोचते हैं मैं 5 या 10 मिनट देखूंगा और मुझे उसमें कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जबकि इसमें मुझे ये होता है कि मैं एक लंबे वॉक पे गई हूँ 1 घंटा, तो आई वॉन्ट टू वॉक एंड लिसन टू समबडी स्पीकिंग। तो वो अलग फ्लेवर्स है इन दोनों चीजों के। मैं ड्रॉ करते करते भी काफी वो सुनती हूँ अच्छा। क्योंकि कभी कभी वो ऑटो पायलट पे होता है। सो अब मुझे हाँ। पता पड़ा कि ख्याति की किताब में ख्याति क्यों थी, क्योंकि ख्याति पुलियाबाजी सुन रही थी तब, तो इसीलिए उन्होंने ख्याति को ड्रॉ कर दिया। हाँ। खैर, तो हाँ, तो आज के विषय पे आते हैं अब। हम्म। हाँ, तो हम्म। आज का विषय, जैसा कि आपने कहा, अक्सर ये जो राज्य हैं ये झगड़ते रहते हैं, यार मेरे को पैसा नहीं मिला, उस राज्य को दे दिया, इस राज्य को दे दिया। फिर दक्षिण भारत के लोग के राज्य बोलते रहते हैं कि उत्तर भारत को दे दिया। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एपिसोड भी किए हैं कि क्या प्रपोजल्स हो सकते हैं, लेकिन इस बार सार्थक और मैंने, हम लोग सोच रहे थे कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है फिनेंस कमीशन को। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नहीं, 4 आइडियाज है, 4 चीजें कर सकते हैं केंद्र सरकार इस प्रॉब्लम का थोड़ा सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। और वही मैं आज अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता था। हम्म। तो शुरू करता हूं मैं, आप फिर इंटरप्ट कीजिएगा जब आपको लगे कुछ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक नंबर्स रफली हम लोग समझ लेते हैं। तो केंद्र बजट जो है वो रफली 50 लाख करोड़ का है। ठीक है, और मतलब 50 लाख करोड़ मतलब रफली 550 बिलियन डॉलर्स, तो उतना हम्म। बड़ा है। और एक बड़े राज्य का बजट, जैसे कर्नाटका का बजट है 3.8 लाख करोड़। तो मतलब आप समझ सकते हैं करीब 8-9% होगा पूरे भारत के बजट का। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके के नंबर्स हैं। तो अब जब ये झगड़े होते हैं तो हम लोग अक्सर जो बात होती है वो ये हॉरिजॉन्टल बंटवारे की होती है ना। तो उत्तर प्रदेश को इतना क्यों मिल गया, और बिहार को अभी क्यों मिल गया, आंध्र प्रदेश को क्यों मिल गया वगैरह। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कई एपिसोड पहले भी बात की, लेकिन असली मुद्दा जो है वो है वर्टिकल बंटवारे का, कि कितना पैसा केंद्र के पास रहता है और कितना पैसा पूरे राज्यों के साथ शेयर होता है। और फिर उसका एक और फॉर्मूला होता है जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य को कितना मिलता है, वो उसे हॉरिजॉन्टल बंटवारा कहते हैं। लेकिन जो वर्टिकल बंटवारा है, कितना केंद्र को मिले और कितना पूरे राज्य को एक साथ मिले, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे जो पूरा एक्सपेंडिचर होता है, ज्यादातर चीजें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल तो राज्य सरकार का ही होता है। तो संवैधानिक तौर पर, तो अब इसके नंबर्स भी देखें तो तकरीबन 62% जो एक्सपेंडिचर होता है वो राज्य के स्तर पर होता है। और सबसे मुख्य मुद्दों पर, जो पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह। और ये 10% बढ़ा है पिछले 1 दशक में, तो और बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हम और चीजें कर रहे हैं इन सब स्तरों। लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार कलेक्ट करती है वो खुद 62% है। तो मतलब जो राज्य कलेक्ट करते हैं अपने टैक्स से, जीएसटी, एसजीएसटी से, वो तकरीबन 38% है, और उनका एक्सपेंडिचर है 62%। तो ये तो बड़ा इम्बैलेंस हो गया ना। और इस हम्म। इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ही फिनेंस कमीशन जैसे आयोग गठित होते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि इस इम्बैलेंस को कैसे भरपाई की जाए। और इसीलिए फिर डिसाइड होता है कि आईजीएसटी और सीजीएसटी और जो भी इनकम टैक्स है उसमें से जो पैसा यूनियन के पास जाता है वो किस तरीके से राज्यों को भी दिया जाए।
तो ये प्रोसीजर होता है। और पिछले कुछ फाइनेंस कमीशन में, वित्त आयोग में हमें पता है कि उन्होंने बढ़ा दिया था ये जो पहले 32% जाता था राज्य सरकार को, फिर वो बढ़ा दिया गया और अब लोग कहते हैं 42% हो गया, लेकिन पहले भी और कुछ ग्रांट्स वगैरह कम कर दिए तो थोड़ा बढ़ गया आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी फिर कुछ बदमाशी हो गई, तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने बोला यार ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने सेस सरचार्ज बढ़ा दिए। और सेस सरचार्ज बढ़ने से ये सेस सरचार्ज शेयर नहीं किए जाते राज्य सरकार के साथ। तो ये जो नया रिफॉर्म लाया था फाइनेंस कमीशन ने, उसको थोड़ा साबोटाज हो गया वो, और अब केंद्र सरकार के पास ज्यादा पैसे आ गए और उन्होंने सेस सरचार्ज भी बढ़ा दी। तो इस तरीके से डिविजिबल पूल छोटा हो गया हाँ उसकी वजह से। बिल्कुल, तो वर्टिकल बंटवारे का प्रॉब्लम जो है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, ये हमें जानने की जरूरत है। हम्म। तो ये तो हम पहुंच गए, ये हमने शायद पिछली बार भी डिस्कस किया था, खासकर ये जो सेस वाली बदमाशी है। ये जबकि जो सरकार आई थी नरेंद्र मोदी की, उन्होंने फाइनेंस कमीशन की उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको एक्सेप्ट भी किया, और उसको कोई रिजेक्ट खैर करता भी नहीं है, तो उनको एक्सेप्ट किया भी, लेकिन फिर एक हाथ से एक्सेप्ट किया और दूसरे हाथ से छुरी लगा दी बेसिकली, राइट। और वो ओवर टाइम बढ़ते ही गया, उनको एक समझ में आ गया फॉर्मूला। और एक बड़ी अजीब चीज है, सारे राज्य सरकार जो हैं, एक्चुअली नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत बढ़िया से पुरजोर विरोध करते थे केंद्र सरकार का जब वो बदमाशी करते थे। ये आजकल के कोई चीफ मिनिस्टर उस बुलंद आवाज में विरोध ही नहीं करते कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको आवाज उठानी चाहिए ना। आपस में, जैसा हमने डिस्कस किया शुरू में, उस सीएम को ज्यादा क्यों मिल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े के लिए खूब प्रोटेस्ट होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अरे केंद्र सरकार तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रही है तो तुम सबको मिलकर के उनके सामने धरना दे देना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, है ना। तो ये एक थोड़ी गड़बड़ है, यही इनकी जगह पर मोदी जी सीएम होते तो अभी डंडा कर रखा होता सरकार को। हम्म हम्म हाँ, और इसी की वजह से हम देख सुनते भी रहते हैं ना कि बहुत सारी सरकारें वो अल्कोहल वगैरह के टैक्स के लिए क्यों इतनी डिपेंडेंट रहती, क्योंकि उनको और जो अपने तरीके थे जिससे वो पहले ये था ना कि सब अपना अपना स्टेट टैक्सेस अलग अलग होते थे, तो वो अपने अपने डिफरेंशियल लगा के कहीं ना कहीं से खड़े कर सकते थे। अभी एक जीएसटी आ गया है, उसका एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से ही करना है। तो उनका अपना जो एक कंट्रोल था वो काफी घट चुका है। तो उसके बदले में फिर जब आपको कंट्रोल वो घटा है तो फिर एक परसेंटेज ज्यादा भी देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए उस हिसाब से। हाँ तो नहीं, शायद पर यही मैं है। ये कहूंगा उनका कंट्रोल घटा है पर उनका रेवेन्यू नहीं घटा है। रेवेन्यू तो हम्म सब सब राज्यों को 14% दर साल बढ़ेगा ये प्रॉमिस किया गया था, तो उनको एक्चुअली सब राज्यों को फायदा हुआ है जीएसटी हम्म से। अच्छा। हाँ, हम्म ओके, हाँ। हम लोगों ठीक को है। नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ, सब राज्यों को बहुत अच्छी डील मिली है, इसीलिए हम्म सब लोगों ने एग्री किया था। हम्म है तो ठीक आगे है। बढ़ते हैं। तो मैं सोच रहा था और हम लोग इसके बारे में लिख रहे थे कि किस तरीके से जो वर्टिकल बंटवारा है इसे ठीक किया जाए। तो इसके 4 आइडियाज है, मैं बताता हूँ, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहला जो मैं बताऊंगा उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा राज्यों को। अगर वो ना कर पाए केंद्र सरकार तो दूसरा आइडिया करे, वो भी ना हो सके तो तीसरा आइडिया करे, और वो भी ना हो सके तो चौथा आइडिया। इन चारों में से तो एक कुछ कर लो, ऐसी हमारी दरख्वास्त है। तो सबसे पहला है कि जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि अब 42% है जो कि राज्य डिविजिबल पूल का शेयर होता है राज्य सरकार के साथ। अब वो 41% हो गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो खैर 41% का, तो हम लोग का रिफॉर्म आइडिया सबसे पहला है कि आप वो प्रॉमिस कर दो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की वो 41% 50% हो जाएगा। हम्म तो यह एक बार कर दोगे तो फिर मुद्दा ही नहीं रहेगा, हर राज्य के साथ ज्यादा पैसा होगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो राज्य की टोटल बजट है वो 5% पूरा जो रेवेन्यू पूल है वो बढ़ जाएगा। मतलब इसका आंकड़ों में देखे तो ये 2.25 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं 80% कर्नाटका के आज के एक्सपेंडिचर बजट का। तो आप कर्नाटक 80% कर्नाटका का एक नया राज्य की राशि खड़ी कर रहे हैं इस और ये लगता है बहुत रेडिकल है, 42% से 52% कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन ये जैसा आप कह रहे थे सौरभ, खुद जो अभी के पीएम हैं, जब वो सीएम थे उन्होंने यही मांग रखी थी हम्म केंद्र सरकार के सामने कि इसे बढ़ा दिया जाए और 50% कर दिया जाए। तो अब मतलब इतना रेडिकल आइडिया नहीं है, वो ला सकते हैं। तो हम्म और अगर लोगों को ये भी लगता है कि
एक साथ नहीं हो सकता, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, आप एक साथ ना करें, आप एक रिफॉर्म पाथ पे ले जाएं, बोल दे कि 10 साल में 42% से 50% हो सकता है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इससे केंद्र सरकार को एकदम चोट भी नहीं लगेगी, वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है जो मैं पेश करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है? नहीं, और खासकर तुम्हारा सेकंड वाला आइडिया अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान में टैक्स रेवेन्यू काफी अच्छे रेट से बढ़ रहा है। तो अगर हर साल मान लीजिए 1% भी बढ़ाते हैं, तो 10 साल में, 8 साल में हो जाएगा 8%, है ना, 42 से 50 तक ही तो लेके जाना है। तो हर साल 1 ही% डेवल्यूशन बढ़ाया तो इतना तो इनका कर बढ़ता ही है, तो कहीं पे भी इनको कटौती नहीं करनी पड़ेगी, हम्म। हम्म। है ना। तो जो नया आ रहा है उसका थोड़ा ज्यादा हिस्सा चला जाएगा राज्यों के पास, और थोड़ा कम हिस्सा तब भी कुछ बच ही जाएगा, क्योंकि हर साल हमारे टैक्स तो कुछ कम वम हो नहीं रहे हैं, ओवरऑल टैक्स बढ़ ही रहे हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है हिंदुस्तान में, तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू जीडीपी से ज्यादा दर से बढ़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही मेरे ख्याल से एकदम रेडिकल आइडिया नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है, खासकर अगर धीरे धीरे किया जाए। हम्म। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की मेन आर्ग्यूमेंट हमेशा यही रही है कि हमारे पास ऑलरेडी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और हम बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू भी पैसा देते हैं, राइट। तो वो उन्होंने वो सारे कमिटमेंट्स दिए हुए हैं ना, तो अगर खुद अपने पास पैसा कम रखेंगे तो फिर वो सारी स्कीम्स कैसे चलेगी। अगर आप सोचो कि कोई भी स्कीम बंद कर दी जाएगी तो फिर पॉलिटिकली कैसा लगेगा कि अरे ये स्कीम बंद हो गई, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, एक हो बिल्कुल सकता सही है बात इशू है, पर तो। बिल्कुल सही बात है। उसका मैं तीसरे आइडिया पे आऊंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारियां दी नहीं है किसी ने, उन्होंने छीन ली है खुद से, तो हाँ, हम लोग उस पे अच्छा। आएंगे। लेकिन ठीक पहले है। दूसरे आइडिया पे आते हैं। तो दूसरा आइडिया ये था कि अ, अगर ये ना हो पाए, सपोज केंद्र सरकार बोले कि हाँ हम लोग नहीं कर सकते, 50% बहुत ही क्रांतिकारी सा हो गया और हम लोग नहीं करना चाहते। दूसरा आइडिया है कि ये जो सेस सरचार्ज है, इसे आप डिविजिबल पूल में ले आए। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप सेस सरचार्ज ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो अलाउ किया गया है कि सेस सरचार्ज जैसे जब कोई इमीडिएट नीड आ पड़े तो केंद्र सरकार लगा सकती है सेस सरचार्ज। लेकिन ये थोड़ा ग्रे एरिया है कि सेस सरचार्ज शेयर होना चाहिए कि नहीं, किन मामलों में सेस सरचार्ज लाया जा सके, ये थोड़ा इतना वेल डिफाइंड नहीं है। इसके ऊपर एक पेपर भी है विधि सेंटर का पिछले फाइनेंस कमीशन के लिए। तो अगर इसे रिफॉर्म करना है तो बस इतना कर दीजिए कि जो सेस सरचार्ज से कलेक्ट होगा वो भी डिविजिबल पूल में चला जाएगा, यानी कि वो भी उसी प्रपोर्शन में शेयर हो जाएगा जिस तरीके से इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स शेयर होते हैं राज्य सरकारों के साथ। तो अगर ये रिफॉर्म करें तो राज्य सरकारों की का जो टोटल रेवेन्यू पूल है वो 5% बढ़ जाएगा। तो पहले रिफॉर्म में 5.5% बढ़ जाएगा, इसमें 5%, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए और आ सकते हैं राज्य सरकारों को, और इससे फिर से झगड़ा बंद हो सकता है काफी। तो हम्म। ये भी इतना हम्म। मतलब क्रांतिकारी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर सरकार कहती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह, तो उसको अगर उन्हें सजीव करना है तो ये किया जा सकता है। मैं तो बोलूंगा क्रांतिकारी है कि दोनों होने चाहिए, 50 भी करना चाहिए और सेस भी डिवाइड करना हाँ चाहिए। ये क्या बात वैसे है, एक एक करके कैसे हो रहा है। हाँ वैसे हाँ स्टेट्स ने यही डिमांड रखी हुई है, जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो स्टेट्स ने बेसिकली यही मांगा है कि हम्म। सरचार्ज भी हमें दो और फिर उसे 50-50 डिवाइड करो। बिल्कुल बढ़िया। सौरभ, अभी एडिशन हो रहा नहीं है हमसे, आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की बात अरे मतलब कर। ठीक है, आवाज तो उठानी चाहिए ना। हाँ, वंश तो उठानी चाहिए, हम तो उठा ही हाँ। सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। ये दूसरा। अब तीसरा मुद्दा जो ख्याति ने बताया कि एक कारण जो है वो इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा है वो धड़ल्ले से बढ़ा रही है, किसी ने उन्हें दिया नहीं है ये, पर हर पीएम अब अपनी छाप छोड़ना चाहता है हर लोकल मुद्दे पे। तो क्यों मतलब अगर आप संवैधानिक तौर पे देखें तो काफी चीजें जो राज्य सरकारों के दायरे में है उसमें एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाती है, और वो केंद्र से रन की जाती है। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि वो डिजाइन भी केंद्र सरकार द्वारा होती है उसमें, और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पैसे भी देने पड़ते हैं 40%, या अगर बड़ा राज्य हो तो।
और तो हर राज्य दे देता है पैसा, क्योंकि उनको फिर 4 रुपए दोगे तो 6 रुपए मिलेंगे यूनियन गवर्नमेंट से। लेकिन क्योंकि ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज बनाती हैं, तो इसमें कोई आउटपुट मैकेनिज्म नहीं होते ढंग से, कोई ऐसा भी नहीं होता कि मतलब जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग हर राज्य कुछ मेरिटोरियस सर्विसेज पे हम लोग कम से कम एक न्यूनतम स्तर के ऊपर पहुंच पाए हर राज्य में। जैसे कि हम आप सोच ले कोई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 होनी चाहिए, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस तरह डिजाइन होनी चाहिए कि हम लोग कम से कम ये 10 से कम तक पहुंच पाए हर राज्य में। तो इसका अर्थ ये होगा कि बिहार जैसे राज्य को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए कि 5-10 साल में वो हासिल कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये केंद्र द्वारा डिसाइड होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपको पैसे तभी मिलते हैं जब आप अच्छे से फॉर्म भर के दे पाए केंद्र सरकार को, आप यूटिलाइजेशन प्रूव कर पाए। तो अगर आप बिहार जैसे राज्य होंगे तो आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको वो पैसे नहीं मिल पाते। तो कुछ राज्य है जो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रदान कर देते हैं, तो उनको और ज्यादा पैसा मिलता रहता है। तो ये मतलब प्रोग्रेसिव होने की बजाय रिग्रेसिव हो जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो हमारा तीसरा आइडिया था कि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रखें आप, क्योंकि आप कह सकते हैं हेल्थ एजुकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इतनी जो अभी 28 स्कीम है और उसमें भी छोटी छोटी और स्कीम है, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया करने की क्या जरूरत है, मतलब आप ठीक है आपको ओलंपिक्स टारगेट करना है तो समझ सकता हूँ मैं, मतलब टारगेट ओलंपिक स्कीम बनाइए वो ठीक है, पर खेलो इंडिया स्कीम क्यों करना है आपको? उससे अच्छा आप यूनियन राज्य सरकारों को पैसा ज्यादा दे दीजिए। तो अगर वो चीज करें तो पहले दो में मैंने बताया था 5.5% बढ़ सकता है, दूसरे में 5%। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप कम कर दें, हेल्थ एजुकेशन स्टिल रखें, सिर्फ मतलब 10 मुख्य स्कीमें रखें, बाकी कम कर दें, तो वो भी 4% बढ़ सकती है रेवेन्यू पूल राज्य सरकारों की। तो ये भी एक बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। तो ये तीसरा आइडिया। तो अभी मुझे 65 आपका के करीब है ना? 65 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कितनी है? नहीं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो राज्य एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन डिजाइन और पैसा ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट से आता है। सेंट्रली ठीक। सेक्टर वो होती है जो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में होती है। अच्छा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अब मेरे ख्याल से 28 के करीब थी, लेकिन उसमें भी बहुत सी पहले वाली स्कीम थी। पहले तो 150 के करीब थी, फिर उन्होंने ऐसे अच्छा। अम्ब्रेला स्कीम बढ़ा बढ़ा के 28 कर दी। तो अभी भी काफी ज्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। हम्म। हम्म। हाँ, मैं कुछ पढ़ रही थी जैसे कि कैसी है पीएम ग्राम सड़क योजना। मतलब ग्राम सड़क तो पीएम योजना में क्यों है? मतलब वो तो तुम पैसा दे दो तो ग्राम खुद ही डिसाइड कर लेगा उसको कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है। बिल्कुल। और तो पीएम एकदम एक्चुअली पीएम ग्राम सड़क योजना एक अच्छी योजनाओं में से थी। तकरीबन 90 के दशक में आई थी और पहली ऐसी बड़ी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और उसको जनरली एक सक्सेस माना जाता है। तो हो गया, अभी उसका टाइम हो गया, अभी क्यों ग्राम सड़क योजना पीएम डिसाइड करेंगे? वो दे दो, आपने जैसे बोला राज्य सरकारों को पता करने दो किस ग्राम को अभी जरूरत है। हम्म ठीक बराबर। है। तो ये तीसरा आइडिया था। अब ये तीनों भी ना कर पाए तो आखिरी ऑप्शन ये है कि जो अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू है केंद्र सरकार का, वो डिविजिबल पूल में नहीं होता। तो जैसे कि जो हम्म। इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है केंद्र सरकार को लोन पर, वो डिसाइड नहीं होता। फिर डिविडेंड मिलते हैं या फिर प्रॉफिट ठीक। होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, सेंट्रल पब्लिक हम्म। सेक्टर। तो ये भी तो मतलब डेवलपमेंट का ही पैसा है ना, तो अगर उनको मिले तो शेयर करना चाहिए राज्यों के साथ। तो अभी बिल्कुल शेयर बिल्कुल। नहीं होता वो। तो दूसरा हम्म। सर्विस चार्ज हम्म। जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है वो भी नहीं शेयर होता। तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये सब मिलाएं तो और अगर राज्यों के साथ शेयर करें उसी प्रोपोर्शन में, तो तकरीबन 3% रेवेन्यू पूल बढ़ सकता है। मतलब 1.25 लाख करोड़ की आमदनी हो सकती है ज्यादा राज्यों को। तो ये चार ऑप्शन हम्म। है, एक नहीं, चार हम्म। चार ऑप्शन है। इनमें से हम्म। एक तो
शायद लोगों को पूछना चाहिए, राज्यों को पूछना चाहिए, राज्यों को जैसा सौरभ आप कह रहे थे कि कलेक्टिवली अपील करना चाहिए केंद्र सरकार से कि ये आइडियाज आप फाइनेंस कमीशन को पूछें, अब गठित हो गया है तो सब राज्यों से वो मिलेंगे, कि इन तरीके की चीजों का रिफॉर्म प्रपोज करें केंद्र सरकार को, जिससे कि हम लोग ये प्रॉब्लम एक बार सॉल्व कर देंगे, नहीं तो हर राज्य दूसरे राज्य से झगड़ता ही रहेगा। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो चारों करनी चाहिए। चार में एक की क्या बात है? तो चारों बढ़िया आइडिया चारों होने चाहिए, मेरे हिसाब से न्याय संगत बात है। तो हम्म, अभी तो जैसे हो रहा है वो थोड़ी सी फेयर डील नहीं हो रही। हम्म, तो फेयर डील तो है कि ये चारों चीजें करनी चाहिए ठीक से। और बट प्रणय, ये नहीं हुआ है क्या? उसका कोई एक प्रकार का सिस्टमिक लोगों को, मतलब सेंट्रल लेवल पे एक डिस्ट्रस्ट है कि अगर स्टेट को ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो वो करप्शन होगा या इनएफिशिएंटली यूज होगा, या उनको नहीं पता है कहाँ यूज होगा, वो कुछ भी इधर उधर स्कीम बना के उड़ा देंगे, ऐसा उनको, ऐसा कुछ डिस्ट्रस्ट, तो कुछ तो रीजन होगा ना, तब जाके ये ऐसा इवॉल्व हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या है वो रीजन? क्या हाँ, क्या ऐसा जो मैं कह रही हूँ वो है, या इसके अलावा कुछ और रीजन है? नहीं ये सही बात है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारियां हैं और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारियां हैं, मुझे लगता है वो शेड्यूल की कोई मायने नहीं रहे अभी, क्योंकि उसे कुछ फॉलो नहीं करता। तो हर सरकार को सब चीजें करनी है, ये तो हम्म। सब सरकारें चाहती है, और उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसे भी रौन देती हैं, और ये राज्य सरकारें भी करती हैं, वो पावर नहीं देती म्युनिसिपल गवर्नमेंट को, और मुझे लगता है कोई पूछता नहीं है, तो मतलब कौन लोग खुश हैं, एमपी एलईडी स्कीम से ही पैसा मिल जाएगा, मैं क्यों तकलीफ करूँ। तो मुझे लगता है इसमें ये भी है कि लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं इससे, तो हम्म शायद इस हम्म। वजह से प्रॉब्लम। हम इसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि ये इस तरह से क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्यों हमारी स्टेट हम्म गवर्नमेंट को ज्यादा डिस्क्रिशन क्यों क्यों क्योंकि वो जो डिविजिबल पूल का पैसा जो उसे मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अनकंडीशनल होता है, राइट? क्योंकि उस पे उनको बिल्कुल। ये स्पेसिफिक कंडीशंस लागू नहीं होती कि कहाँ खर्चना है। तो फिर वो हर स्टेट अपने लिए डिसाइड कर सकता है, भाई मैं फॉरेस्ट वाला स्टेट हूँ तो मुझे यहाँ खर्चा करना है, वर्सेस मैं पोर्ट वाला स्टेट हूँ तो मुझे यहाँ कुछ बनाना है। पर वो उनके पास शायद कम डिस्क्रिशन है अभी। और एक ये हम्म भी कारण हो सकता है, जैसे क्योंकि आप देखेंगे अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी कई राज्यों में और और केंद्र में भी, तो वो क्यों ये मांग करेंगे, वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाएगा ना, उनकी पार्टी के खिलाफ, तो नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी साइड के राज्य सरकारें होती हैं, उन वो तो ये डिमांड कर सकते हैं, लेकिन वो इजी ऑप्शन अपनाते हैं कि यही बोल दो उस राज्य को ज्यादा दे दिया, या ये हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, वो थोड़ा ज्यादा ऐसा पॉपुलर कार्ड होता है, तो हम्म वो लोग यूज करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार के भी बिहेवियर बदलने की जरूरत है, केंद्र सरकार की भी बिहेवियर जरूरत है, और मुझे लगता है ये इससे फेयर हो जाएगा, क्योंकि फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक राज्य को आप स्पेशल ग्रांट दे दो वगैरह, क्योंकि हर राज्य के पास थोड़ी फ्रीडम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जो इस बार प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त स्पीच में भी दी थी, तो ये सब चीजें करने की जरूरत है, ये सब मूलभूत चीजें हैं जिसके ऊपर आप कंपटीशन कर सकते हो, बिल्कुल तो ये। बिल्कुल। हाँ, ख्याति शुरू में जो एक सवाल बोल रही थी, मुझे ऐसा सोच के, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, पर जैसा मैं सोच रहा था कि ऐसे नंबर अभी क्यों हैं, तो ये अगर हम सोचें तो शायद पहले से हिंदुस्तान थोड़ा गरीब देश था, तो एक मिनिमम तो केंद्र सरकार को पैसा चाहिए। तो जब आपके पास इतने कम पैसे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली पूरे पूल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। तो ये तो अब पिछले 20-30 साल में ही हिंदुस्तान की सरकार के पास थोड़े खुल के पैसे आए हैं। ठीक है, सन 2000 से आप बोल सकते हैं करीब करीब जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ही भीषण तरह से बढ़ा है। हाँ, एक नहीं बार सौरभ, वो गरीबी का भी प्रॉब्लम, जैसे ज्यादातर फेडरल सिस्टम में इसी तरीके से होता है कि जो ब्रॉड बेस्ड टैक्सेस होते हैं वो सबसे बड़ी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि नहीं तो हाँ, फिर ऐसे टैक्स आर्बिट्राज हो जाएगा, मैं यहाँ बिल्कुल काट। तो बिल्कुल। लेकिन क्या होता था तब, क्योंकि प्लानिंग कमीशन था
और हम लोग हम्म प्लान्ड इकोनॉमी में थे, तो हम्म तब फिनेंस कमीशन के पास तो हक ही नहीं था ये सब डिसाइड करने का। तो ये जो हम हम्म लोग बात कर रहे हैं वो प्लानिंग कमीशन के बाद की बात हो रही। अगर प्लानिंग कमीशन है तो सब प्लान तो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगा, तो उसके पास पैसा होना चाहिए। फिनेंस कमीशन तो इतना महत्वपूर्ण था ही नहीं। हाँ नहीं, लेकिन प्रणय फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन तो हाँ डेवोल्यूशन तो तब भी था। और प्लानिंग कमीशन लेकिन ये करेगा कि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह की थिंकिंग वहीं से आई है कि भाई हम प्लान करके बना देते हैं, और उसके बाद में जो राज्य सरकार हैं उनको हमारे हिसाब से हम इंसेंटिव दे रहे हैं बेसिकली, कि तुम ये हमारे हिसाब से कुछ काम वाम कर लो। नहीं लेकिन नहीं फाइनेंस कमीशन तो शुरू से है ना। नहीं नहीं, फाइनेंस कमीशन है, पर हम्म पहले फाइनेंस कमीशन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसमें ही हम्म लिखा गया था कि वो सिर्फ नॉन प्लान रेवेन्यू का बंटवारा घोषित कर सकता है। अच्छा, और प्लान का एक नहीं था। एक प्लान रेवेन्यू था जो कि प्लानिंग कमीशन, जो कि एक्स्ट्रा हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो डिसाइड करती थी। तो हम्म मतलब फाइनेंस कमीशन जिस पूल को डिवाइड करता था वही काफी छोटा था। उस पूल हाँ, का की वृद्धि तभी हुई है जब प्लानिंग कमीशन निकाल दिया गया। निकाल दिया गया है, तो वो तो 2014 के बाद हुआ है। हम्म। बिल्कुल। और अच्छा, तो यानी जो फाइनेंस 14 फाइनेंस कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे वो तो प्लानिंग कमीशन के टाइम पर दिए थे, लेकिन नहीं नहीं, प्रणय। वो प्लानिंग उसके जस्ट पहले दिए थे, और उसमें ये मॉडिफिकेशन ऑलरेडी था कि उन्हें, अच्छा तो मतलब तो जो अच्छा फिनेंस तो कमीशन में थे उनको ऑलरेडी पता हो गया था कि ये प्लानिंग कमीशन जाने वाला है। जाने, अरे तो ये मनमोहन सिंह सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था प्लानिंग कमीशन ये मुझे हटाने के लिए। एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पाया कब था वो, किस सरकार के क्योंकि दौरान। वो फाइनेंस कमीशन गठित तो हो चुका था मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ही, और उसकी रिकमेंडेशन 2014 के बाद आई थी, अगर तुमको याद हो तो हाँ मुझे ये लगा था कि बीच में, लेकिन इस तो ये अच्छा है, इस चीज के बारे में हमको सोचना है और पता करना चाहिए। ये मुझे लगा कि अ, एक क्रांतिकारी चीज तो यही सरकार ने करी थी, लेकिन अगर इसका डिसीजन भी पहले हो चुका था, हो सकता है वो कमीशन नहीं हटा रहे हो, लेकिन उसकी वो प्लान नॉन प्लान का फर्क हटाने वाले का डिसीजन ऑलरेडी कर चुके थे क्या। चलिए देख, ये चेक किया जाएगा। ये पुलियाबाजी के जो हमारे श्रोता हैं सुन रहे हैं वो भी हमको बताएं। देखिए हमने एक नया सवाल ढूंढ लिया आज, जवाब सिर्फ देने की जगह। सही बिल्कुल। है। ठीक है तो होमवर्क हो गया आज। ओ, आज आज होमवर्क हो गया हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हाँ, अभी आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। ठीक 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 है। ठीक है। चलिए, ये तो लेकिन बहुत प्रणय एकदम बढ़िया, तुमने नंबर भी आंकड़ों के साथ में, और तुम्हारे जो आंकड़े हैं वो हम जब सबस्टैक पे पोस्ट करेंगे तो शो नोट्स में डाल भी सकते हैं, तो बहुत अच्छे तुम्हारे नोट्स भी हैं उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कन्वर्सेशन के लिए। और हमारे श्रोता बताएं आपको कैसा लगा, और हमको देखते रहिए, सुनते रहिए, और ज्यादा कोशिश कीजिए कि पॉडकास्ट के लिए ऑडियो एप्स वगैरह इंस्टॉल कीजिए, जैसा प्रणय बोल रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।